हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी के मस्त। तो हम भी जबरदस्त। और दिवाली की छुट्टियां बीत चुकी हैं। अब तो पढ़ाई में लग जाइए। बहुत दिन हो गए छुट्टी बनाए बनाते। तो आप पढ़ाई में लग जाइएगा। पढ़ाई को करते करते यार आप बोर्ड की तरफ को ध्यान देना है, ताकि हम इसको पूरा कर सकें। जैसे कि आपको पता है कि हमारा साइंस चल रहा था। साइंस में हम रसायन विज्ञान के लास्ट चैप्टर पे है। तो आपका फिजिक्स और बायो रह गया है। तो मैं मानता हूँ कि अब फिजिक्स भी अब बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। केमिस्ट्री तो खत्म हो जाएगी, बस एक अगली वीडियो और है, बस उसके बाद केमिस्ट्री खत्म है। यानी टॉपिक आपका रह गया बस केवल साबुन तथा साबुनीकरण। ठीक है ना, वो रह गया है। और आज थोड़ा सा कार्बन आईयूपीएसी हमने पढ़ी थी। आज चलेंगे हम कार्बन के कुछ रासायनिक गुण, कुछ छोटी छोटी बातें जो बहुविकल्पी के रूप में कभी कभी आपसे पूछी जाती हैं, बल्कि हमारी नॉलेज में भी होनी चाहिए वो चीजें। तो वो आज थोड़ी सी बातें पढ़ेंगे बस। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। देखिए, आपको पता है हम रील बहुत देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अपनी अपने लिए आप अपनी पढ़ाई के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करवाएं, दूसरे लोगों को जोड़ें? क्या हम नहीं चाहें कि हम दूसरे की रील को, बिना मतलब की रील को तो हम सब्सक्राइब कर देते हैं। यानी उन चीजों को देखकर जिनको उनको फायदा होता है, उनको फायदा होता, तुम्हें नहीं होता। तुम तो बस उसकी नकल कर लोगे या तुम्हारा टाइम खराब हो जाएगा। लेकिन अगर हम जैसे को आप सब्सक्राइब करेंगे या चैनल से जोड़ेंगे, किसी और को जोड़ेंगे, तो आपका क्या होगा? दो भले होंगे। एक तो हमारा भला हो जाएगा उसमें, और आप पढ़ाई कर लेंगे, और एक उसका भी भला होगा जिसे आप जोड़ेंगे, क्योंकि वो भी पढ़ लेगा। क्योंकि यहाँ पर फीस नहीं ली जा रही, फीस का कोई जिक्र नहीं है। तो मैंने बताया ना कि मैं एजुकेशन की फीस को जीरो करना चाहता हूँ। आपकी ग्रेजुएशन तक लेवल तक जो भी पढ़ाई है, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीबी हो, बीसी हो, इन सबको मैं जीरो के तौर पर पढ़ाना चाहता हूँ। और आपके जो फ्यूचर में आने वाली चीजें, यूजीसी नेट, यूजी यूजी के वो कंपटीशन के, और आपके नीट और एनडीए की तैयारी में मैं फ्री कराना चाहता हूँ। बस मेरा चैनल उन लोगों तक पहुंचे जिनको इसकी जरूरत है। और जैसे ही बम्पर होगा यहाँ पर, वैसे ही आपके जीवन में भी एक सुनामी, बताइए ना, शुरू में सुनामी आएगी, खुशियों की सुनामी, कि चैनल पर आपको अपने फ्यूचर की हर चीजें भी फ्री कराई जाएंगी। मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी किसी बच्चे को शिक्षा का बोझ हम किसी छात्र पर डालें। ठीक है ना। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे और चैनल को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो चलते हैं बेटे आज कुछ आईयूपीएसी की बात, कार्बन की कुछ नई बातों को जानने के लिए। क्या बेटे आईयूपीएसी के बाद कुछ नई बातें जाननी है? तो बेटे इसमें आता है, अगला टॉपिक आता है कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुण। कार्बन यौगिकों के, कार्बनिक यौगिकों के कह सकते हैं, कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुण। ठीक है ना, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। इसमें मतलब बहुत सारी बातें आती है कि कार्बन के कौन कौन से रासायनिक गुण होते हैं। अब इसमें से एक एक करके डेफिनेशन मिल जाती है। कभी कभी आ जाता है कि टिप्पणी लिखिए, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। दो टॉपिक दे देगा, उसमें टिप्पणी लिखनी है आपको, तीन तीन चार चार लाइनों की। ठीक है ना। तो इससे आगे कई सारी लाइन हो जाती है। तो पहला है हमारा एक, इसमें आता है बेटे आपका एक दहन। क्या था बेटे? एक दहन। जैसे पता चला दहन, दहन क्या होता है? मतलब जलाना। यानी अब जलाना है, किसके द्वारा जलाना है? हमेशा जो कोई वस्तु चीज जलती, कुछ भी चीज जलती है, उसमें ऑक्सीजन यानी बाहर की वायु जो होती है वो जरूरत होती है। अगर वायु ना होगी तो कभी जलेगी नहीं कोई वस्तु। यानी जो हम कार्बनिक यौगिक लेते हैं, मैंने बताया था सभी हमारे कार्बनिक सब जगह पाया जाने वाला यौगिक है, हर चीज में। तो कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो क्या होती है? ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाती है, और जुड़ के क्या करती है? जलने लगती है। तो उसमें क्या होती है? वो ऊष्मा और प्रकाश देता है। यानी वे कार्बनिक यौगिक जो ऑक्सीजन के साथ जलकर ऊष्मा और प्रकाश देते हैं, ऊष्मा और प्रकाश देते हैं, तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? दहन बोलते हैं। बेटे समझ में आ गई ना बात को? तो हो गया। तो लिखेंगे, जब कार्बनिक यौगिक, जब कोई भी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं, तो वे कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनाते हैं, जलवाष्प बनाते हैं। जब कोई भी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं, और तो वे करते हैं, तो वे कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनाते हैं, जलवाष्प बनाते हैं तथा ऊष्मा और प्रकाश, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ऊष्मा और प्रकाश
उत्पन्न करते हैं, तो उन क्रियाओं को करते हैं, उन क्रियाओं को बेटे दहन अभिक्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है ना। आप कैसे देखो, अगर हम एग्जाम्पल लें तो देखो मैथेन लें और इसको ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं। ठीक है बच्चों, आप देखो ऑक्सीजन हमारी दो, एक इसके साथ जुड़ जाएगी, एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगी, तो सी के साथ जुड़ेगी तो CO2। मैंने तुम्हारा आईयूपीएसी पढ़ा थी, ऑक्सीजन कार्बन हमेशा ऑक्सीजन के साथ दो के साथ सहयोग करता है और दो दो परमाणु का साझा करता है, तो इसलिए दो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे। H के साथ ऑक्सीजन, HO, हाइड्रोजन की दो होती, दो से एक लगाइए, एक लगाते रहिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार अब यहाँ पर हम बैलेंस कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, प्रकाश उत्पन्न करेंगे। ठीक है ना। तो देखो, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने यहाँ पर, कार्बन का एक, कार्बन का एक, हाइड्रोजन के चार, यहाँ पर है दो, तो दो की गुणा कर दी, ऑक्सीजन के दो, और इधर गुणा कर दी दो की, तो दो दो चार हो गए, तो यहाँ भी चार करने पड़ेंगे, तो दो की गुणा यहाँ कर दीजिए, तो होगी ना प्यारे बच्चों ये शामिल। तो पता चल गया, जब भी कोई भी कार्बनिक होगी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जल तो वाष्प करेगा ही वो, लेकिन उसके साथ साथ ऊष्मा और प्रकाश भी देगा। ऊष्मा कैसे कहते हैं, गर्माहट, यानी कोई चीज जब जलती है तो उससे गर्मी प्राप्त होती है, तो बोलते हैं ऊष्मा, और उजाला तो होता ही है, ये प्रकाश हो गया, तो इसे कहते हैं। अब बेटा था ऑक्सीकरण, नंबर 2 आता है हमारा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कुछ नहीं है, बिल्कुल यही इसी की बात है। तो तुमने देखा होगा, इसने यहाँ पर देखो, यहाँ पर H था, ये कि यहाँ पर क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, और हाइड्रोजन को क्या करते हैं इन्होंने अलग कर दिया, यानी सीधी सीधी बात है। यानी जब भी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, तो कार्बनिक यौगिक क्या करते हैं, ऑक्सीजन को तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, वो विस्थापित कर देते हैं। हाइड्रोजन को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे और ऑक्सीजन को विस्थापित कर देते हैं, इस क्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। जब कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन से क्रिया करें, ऑक्सीजन ग्रहण करें और हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे, तो वो क्रिया क्या कहलाती है, आपकी ऑक्सीकरण कहलाती है। तो देखो बेटे, जब कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, कहते हैं, तो वे यौगिक ऑक्सीजन का ग्रहण कर लेते हैं और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन का क्या करेंगे बेटे, वो ग्रहण कर लेंगे और हाइड्रोजन का त्याग कर देंगे, का त्याग कर देते हैं, वह क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। समझ में आई बात को ना। तो जिसमें ऑक्सीजन का ग्रहण कर लेंगे और हाइड्रोजन को क्या कर लेंगे, और त्याग कर देंगे, क्या कहलाएगी आपकी ऑक्सीकरण। जैसे अगर हम ले लें मैथिल अल्कोहल, यानी एथिल अल्कोहल शराब, CH2H, एथिल अल्कोहल का सूत्र है जिसे हम C2H5OH लिखते हैं। ठीक है ना। अब इसको देखते हैं, ये क्रिया अगर करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या करेगा, देखो यहाँ से H और ये OH, H और OH क्या हो जाता है हमारा, जल बन जाता है, तो H2O ये बाहर निकल गया। अब देखो जैसे ही यहाँ पर निकलता है तो देखो ये बनता है CH3 और यहाँ पर CH, और ये ऑक्सीजन के साथ लग जाती है। अगर आईयूपीएसी हमने पढ़ी है दिल से तो देखो डबल O यहाँ पर नहीं लिखा था, ये H यहाँ पर लगा होता है ऑक्सीजन इस पे, तो देखो इस पे लगा देंगे, ये हो गया। तो देखो यहाँ से दोनों के दोनों हाइड्रोजन अलग हो गए, ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेके गए, लेकिन दोनों हाइड्रोजन अलग हो गए, दोनों ऑक्सीजन इसके साथ क्या होगी, जुड़ गई। तो मतलब इन्होंने ऑक्सीजन का ग्रहण किया है, उसने जल का हाइड्रोजन को क्या कर दिया, बाहर कर दिया है, तो इसको बोलेंगे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये बोलते हैं एसिटिक अम्ल। ठीक है ना, इसको हम एसिटिक अम्ल बोलते हैं। तो ये क्रिया होगी बेटी। अब एक आती है नंबर 3, योगात्मक अभिक्रिया। क्या थी बेटे, योगात्मक अभिक्रिया। अब योगात्मक अभिक्रिया क्या है बेटे, आपको देखना है।
योगात्मक जिसमें जोड़ना हो, जुड़ेंगे तो जब किसी चीज को कोई हटा देंगे, मैंने बताया ना कार्बन अपनी संयोजकता पूरी करके बनाता है, जितने भी यौगिक बनेंगे कार्बन के वो पूरी संयोजकता हो जाएगी, यानी वो हाइड्रोजन से ले किसी को ले ले लेकिन उसके पास जगह नहीं होगी, दूसरा आएगा किसी को हटाएगा आज जब खुद बैठेगा तो उसे बोलते हैं। तो योगात्मक मतलब जुड़ना, यानी सीधी बात है कार्बनिक यौगिकों में कोई भी यौगिक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे खुद जुड़ जाए, इसे करेगा हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे, समझो हाइड्रोजन को तो क्या कर देगा वो विस्थापित कर देगा और खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, स्थान ग्रहण कर लेता है, उस क्रिया को बोलते हैं हम योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है ना, चलिए तो देखो, देखिए किसी भी कार्बनिक यौगिक में किसी भी कार्बनिक यौगिक में किसी भी कार्बनिक यौगिक में कोई अन्य कार्बनिक यौगिक से देखो, कार्बनिक यौगिक से कोई अन्य परमाणु या समूह किसको बेटे हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, किसको विस्थापित कर देता है बेटे हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, तो कर देता है और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। कर लेता है, उसको योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अब कैसे देखो CH4, अब CH4 में तो पूरे कार्बन की संयोजकता 4 ने पूरी कर ली, लेकिन कोई एक अन्य तत्व आएगा हाइड्रोजन आ जाएगा, वो क्या करेगा इसमें से एक Cl इसके H को एक अलग हटा देगा, यानी देखो HCl सलाला लुभाव देगा और यहाँ से एक्सचेंज करेगा, तो कितना बचेगा बेटे यहाँ पर CH3 और ये Cl इसकी जगह चला जाएगा खुद, जो एक बचा हुआ, तो देखो यहाँ से H हटाया और खुद इसके साथ जुड़ गया, तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर लिया लेकिन उसका स्थान खुद ग्रहण कर लिया, तो उसको बोलते हैं हम योगात्मक अभिक्रिया। तो ये वाली बात रही। अब इसमें कुछ और चीजें हैं जो आगे चलते हैं, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें उसके बाद आगे बढ़े। अगला चलते हैं इनका ईंधन, चौथा नाम है इनका ईंधन, कि इनके रासायनिक गुण में ईंधन बहुत आता है। ईंधन क्या होता है बेटे, जिससे भी हम कोई किसी चीज का कार्य करते हैं, यानी किसी चीज को कार्य करने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसको हम ईंधन कहते हैं। गाड़ी को चलाना तो पेट्रोल की जरूरत है, इंजन को चलाना तो डीजल की जरूरत है, हमें चलना है तो हमें पोषक पदार्थ या खाने की जरूरत है, तो खाने को बोलते हैं ईंधन। अब ईंधन क्या होता है ये भी एक बात जाननी जरूरी है, यानी इसमें ऊर्जा होती है और जब इसे दहन किया जाता है ऊर्जा होती है इनमें, और जब इन्हें दहन किया जाता है ऑक्सीजन के साथ में तो इसमें ऊष्मा और प्रकाश निकलता है, उसी को बोलते हैं हम ईंधन। तो बेटे इसी बात को लिखेंगे, यानी वे पदार्थ जिनमें ऊर्जा संचित होती है, क्या होते बेटे ऊर्जा संचित हो, वे पदार्थ जिनमें ऊर्जा संचित होती है, वे पदार्थ जिनमें ऊर्जा संचित होती है और दहन करने पर ये ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ईंधन कहलाते हैं, प्रकार करते हैं ईंधन कहलाते हैं। प्रकृति में ईंधन अनेक रूपों में उपस्थित होता है, अनेक रूपों में उपस्थित होते हैं। होते हैं बेटे जैसे पेट्रोलियम, कोयला, चारकोल, LPG गैस, CNG जिससे गाड़ी चलती है आपकी, ठीक है ना। ठीक ये होती है। अब इसके अनेक रूप हैं ईंधन के, ईंधन में कई रूपों में पाया जाता है। दूसरा ईंधन का नाम आता है, वैसे में देखें तो आता है जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म
ईंधन, कई बार टिप्पणी आई हुई बेटे इस पर, जीवाश्म ईंधन पर, तो इसको बहुत जरूरी करना है। ईंधन पर तो एक दो बार पूछा भी गया है कि ईंधन क्या होता है, पेट्रोलियम को क्या कहते हैं ठीक है ना। तो देखते हैं जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन को जो अगर हम देखें तो पता जीव प्लस आश्म यानी जीवों के अंश को कहते हैं हम जीवाश्म। क्या होता है, जब बेटे हम किसी जीव की मृत्यु हो जाती है, कोई हो जाती है, मतलब नेचुरल मृत्यु होती है, तो वो सड़ गल जाता है। लेकिन जब प्राकृतिक आपदा आती है, मतलब जब कहीं बादल फट गए, पहाड़ पहाड़ फिसल गया, या कोई प्रलय आ गया और मिट्टी ऊपर आ गए, जीव जंतु बिल्कुल जीवित हो गए, वो नीचे दब गए, ठीक है, तो क्या होता है, वो दबाव के कारण सड़ते गलते नहीं है, बल्कि वो सूख जाते हैं। उनका जो जल है वो तो निकल जाता है, लेकिन वो सारी अंश उसके वजह से सूख जाते हैं, सूख के बन जाते हैं वो कोयला, कोयले के रूप में चले जाते हैं, लिक्विड रूप में बह जाते हैं। तो उन उसी अंश को बोलते हैं हम जीवाश्म, ठीक है ना। यानी प्राकृतिक आपदा के कारण जब जीव जंतु पेड़ पौधे नीचे जब जाते थे, तो लाखों वर्षों बाद या जब उन्हें खोलते हैं, तो उनके अंश रूप, किसी रूप में वो अंशों के रूप में पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। वो हमेशा कोयला भी बन सकते हैं, कोयला बन जाते हैं, या पेट्रोल के रूप में, लिक्विड रूप में बह जाते हैं, तो उसको बोला जाता है जीवाश्म। तो लिखेंगे यानी वे ईंधन जो प्राकृतिक आपदा के कारण, वे ईंधन प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा कहते हैं ऊपर वाले की जो कुदरत होती है, उसकी जो घटना घटती है उसे बोलते हैं वे ईंधन जो प्राकृतिक आपदा के घटने पर जीव जंतु, जीव जंतु, पेड़ पौधे धरती या चट्टानों के नीचे, धरती या चट्टानों के नीचे दब जाते हैं, दब जाते हैं, और लाखों वर्ष बाद ईंधन के रूप में प्राप्त होते हैं, होते हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जैसे इसमें भी आता जीवाश्म ईंधन में, एक आता है कोयला, ये हमारा क्या है, एक प्रकार के बिल्कुल इकट्ठा जीव जंतु जो इकट्ठा होगा, बिल्कुल सड़ गुड़ गए, इकट्ठा हो गए, तो वो कोयले के रूप में मिलते हैं, तो इसे बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। क्या होता है कोयला, यह है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जटिल मिश्रण होता है। क्या क्या होता है, जटिल मिश्रण होता है। यह काले रंग का होता है, रंग का होता है, और सबसे अधिक ऊष्मा देता है। ठीक है ना बेटे। अब आता है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी बहुत ज्यादा माना गया है भैया, पेट्रोलियम के बारे में मत पूछिएगा, पेट्रोलियम इससे ही जीवन चला हुआ सबका। देश जितनी भी चीजें हमारी हैं, देशों में जो तरक्की होती है सब पेट्रोलियम के कारण होती है, और पेट्रोलियम पर ही देश, सभी के सभी देश टिके हुए हैं। इसलिए पेट्रोलियम को हम द्रव सोना भी कहते हैं, मतलब ये किसी भी देश की सोने से ज्यादा महंगी वस्तु पेट्रोलियम है। अब ये क्या होता है बेटे, जब पीछे जब पेट्रोलियम देखा, अभी पता चल जाएगा कि ग्रीक भाषा से लिया गया, तो ये ऐसे करते हैं, पेट्रोलियम ग्रीक भाषा का शब्द है, जो दो शब्द किससे बेटे, पेट्रो प्लस ग्रीक, पेट्रो प्लस एलियम से बना है। दो शब्द पेट्रा प्लस ओलियम से मिलकर बनता है, ठीक है ना। जिसमें अभी पेट्रोलियम का अर्थ समझ में आया बेटे इस लिखने से ही, और लिखना भी ऐसी है। पेट्रोलियम ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्द पेट्रा प्लस ओलियम सबसे बना है, जिसमें पेट्रा का अर्थ होता है, पेट्रा का अर्थ
होता है चट्टान, तथा ओलियम का अर्थ होता है तेल। अर्थात पेट्रोलियम को क्या है, चट्टानों का तेल, अर्थात चट्टानों का, समझ में आ गया ना बेटे, आप समझ में आ गया। यानी जो चट्टानों के नीचे जो लिक्विड पाया जाता है, मतलब तरल रूप में पदार्थ पाया जाता है, उसको बोलते हैं हम पेट्रोलियम, इसलिए इसे बोला जाता है चट्टानों का तेल, ठीक है ना। इसे अपरिष्कृत अपरिष्कृत तेल भी कहा जाता है, यह चिपचिपा गाढ़ा एक तरल पदार्थ होता है, पृथ्वी से प्राप्त होने के कारण इसे खनिज तेल भी कहते हैं। जो खनिज पड़ा था ना, जो पृथ्वी से प्राप्त होता है, हाँ, पृथ्वी से प्राप्त होने के कारण इसे खनिज तेल भी कहा जाता है। और देखो चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ होता है, तो इसलिए थोड़ा हल्के से काले रंग में होता है, इसलिए कहा जाता है इसे काला सोना भी कहते हैं। काला सोना भी कहते हैं। देश की अर्थव्यवस्था इसी पर निर्धारित होती है, इसलिए इसे किसी भी देश का द्रव सोना भी कहा जाता है। सभी देशों की अर्थव्यवस्था इस पर निर्भर होती है। सभी देशों की अर्थव्यवस्था इस पर निर्भर होती है, इसीलिए इसे द्रव सोना भी कहते हैं। समझ गए बच्चों। तो ये रहा आपका कार्बनिक यौगिकों के रासायनिकों, द्रव सोना भी कहते हैं ना, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं, 2 टॉपिक हो रहे हैं, वो साबुन का और साबुनकरण। तो उसके बाद मिलते हैं आपको सभी बातों में।